इस प्रेजेंटेशन में हम पाइथन की रिवीजन करेंगे। जो हमने +1 में पढ़ा है उसी को हम रिवाइज करेंगे। इस स्लाइड में बताया गया है कि हमारे पास पाइथन में 3 तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं एम्प्टी स्टेटमेंट, एक को हम बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट और एक को हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स का यूज़ करके हम अपने किसी भी काम को परफॉर्म करते हैं। कोई कैलकुलेशन करने के लिए हो सकती है या फिर कोई कंडीशन चेकिंग के लिए हो सकती है स्टेटमेंट। इस स्लाइड में एम्प्टी स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है। एम्प्टी स्टेटमेंट हमारी सबसे सिंपलेस्ट स्टेटमेंट होती है। इसमें पास कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। इस स्टेटमेंट का यूज़ करने से कंप्यूटर जस्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाता है और कोई अलग से कोई काम नहीं करता है। सिंपल स्टेटमेंट एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है, जैसे कि नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम या फिर प्रिंट ब्रैकेट में नेम। ये दोनों ही हमारी सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। इस स्लाइड में कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है। कंपाउंड स्टेटमेंट वो होती है जिसमें हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। इसमें कोई हेडर हो सकता है, उसके बाद कॉलन लगा के उसके बीच में इंडेंटेशन का यूज़ करके, इंडेंटेशन का मतलब होता है शुरू में कुछ गैप देके फिर कुछ लिखना। तो इस प्रकार से हम इसमें पहले हेडर स्टेटमेंट होती है और उसके बाद हमारी इंडेंटेशन के बाद उसकी पूरी बॉडी होती है कंपाउंड स्टेटमेंट की। इसमें ये बताया गया है कि जो हेडर होता है हमारा, वो हमारा किसी कीवर्ड या किसी फंक्शन से शुरू किया जाता है और लास्ट में उसमें कॉलन आता है, और जो बॉडी होती है वो हमेशा इंडेंटेड होती होती है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि उस हेडर के साथ क्या क्या स्टेटमेंट्स वर्क करेंगी। इस स्लाइड में हम स्टेटमेंट के फ्लो कंट्रोल को देखेंगे। हमारे पास 3 तरह के फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं। वन इज कॉल्ड एज ए सीक्वेंस control statement, then is selection control, then there is iteration control. इसमें हम if स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। if स्टेटमेंट जो होती है वो कंडीशन के ऊपर बेस्ड काम करती है। पहले एक टेस्ट कंडक्ट करती है, उस टेस्ट के ऊपर अगर उसका रिजल्ट ट्रू आता है तो कुछ एक्शंस परफॉर्म करती है, और अगर उसका रिजल्ट फॉल्स होता है तो वो भी एक सिचुएशन होती है और उसके अंदर भी कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। इफ स्टेटमेंट कई तरह की होती है, उसकी कई सारे फॉर्म्स हो सकती हैं। इफ एक ऐसी भी हो सकती है जिसमें कोई एल्स स्टेटमेंट ना हो या फॉल्स स्टेटमेंट ना हो। इफ विद एल्स हो सकती है, इफ विद एलिफ हो सकती है। एलिफ वाले में आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, और एक नेस्टेड इफ भी हो सकती है कि इफ के अंदर दोबारा से इफ कंडीशन हो सकती है। पहले हम सिंपल इफ स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ कीवर्ड हो गया हमारा, उसके बाद हम अपनी कंडीशन को लिखते हैं, उसके बाद कॉलन डालने के बाद, कॉलन हमारा एक तरह से पंक्चुएटर है, और उसके बाद हम नीचे उसके जुड़ी हुई इफ कंडीशन को जो फुलफिल करती हैं उससे जुड़ी हुई स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, काफ़ी सारी स्टेटमेंट हो सकती हैं, एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है। ये हम इंडेंटेशन के बाद लिखते हैं। इसमें इंडेंटेशन लेवल भी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम इसको इफ के साथ ही लिखेंगे तो ये एरर देगा हमें। इफ को लिखते वक्त कुछ ध्यान देने वाली बातें ये रहती हैं कि हमारी जो कंडीशन हमने दी है उसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में इवेल्युएट होता हो। दूसरी बात कि कंडीशन लिखने के बाद हमें लास्ट में कॉलन डालना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जब हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो इंडेंटेशन लेवल को ध्यान में रख के थोड़ा गैप दे के फिर लिखेंगे। इस स्लाइड में एक इफ़ का प्रोग्राम दिया गया है कि हम इफ़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय की मंथली सेल्स लेनी है हमने, और उसके बाद अगर उसकी सेल्स जो है 50,000 से ज़्यादा है तो हमने उसको 10% बोनस देना है, और अगर उसकी सेल 50,000 से कम है तो हमें उसे कोई बोनस नहीं देना है। तो इसको प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले हम बोनस को 0 के इक्वल कर देंगे और उसके बाद सेल्स इनपुट करवाएंगे। मंथली सेल्स जैसे ही इनपुट होगी हम उस सेल्स को चेक करेंगे कि वो 50,000 से ज़्यादा है। अगर वो 50,000 से ज़्यादा है तो हम बोनस कैलकुलेट करेंगे, सेल इंटू 10%, 10 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, और फिर बाद में हम प्रिंट करा देंगे बोनस
और साथ में बोनस की वैल्यू। अगर हमारी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो उस केस में हमारा बोनस 0 ही रह जाएगा। इस स्लाइड में इफ विद एल्स के बारे में बताया गया है। इफ विद एल्स में क्या होता है कि सबसे पहले इफ के साथ एक कंडीशन लिखी जाती है। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो एक्शन परफॉर्म होता है, और उसका जो अल्टरनेटिव एक्शन होता है कि जब वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो उस केस में जो हम फॉल्स वाली स्टेटमेंट होती है हमारी, वो हम एल्स के बाद लिखते हैं। नीचे उसको लिखने का तरीका बताया गया है। लिखने के तरीके को सिंटेक्स कहा जाता है। इफ कंडीशन कॉलन, फिर उसकी स्टेटमेंट्स आएंगी। ये हमारा इंडेंटेशन दिया हुआ है, थोड़ा गैप देके फिर हमने लिखना होता है। फिर एल्स के बाद फिर थोड़ा गैप देके फिर हमने जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो हमने लिखनी होती है। यहाँ पे इफ एल्स को विद एग्जांपल से समझाया गया है। जैसे कि पर्सन की हम एज इनपुट कराएंगे और ये चेक करेंगे कि वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। उसके लिए सबसे पहले हम एज इनपुट करवाएंगे और उसके बाद कंडीशन स्टेटमेंट लिखेंगे कि अगर एज हमारी ग्रेटर देन 18 है तो वो एलिजिबल फॉर वोटिंग है, नहीं तो फिर वो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। तो वो जो उसकी एल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, वो हम एल्स के बाद लिखेंगे। जब हमारे पास काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं तब हम इफ़ विद एलिफ यूज़ करते हैं। मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नीचे सिंटेक्स दिया गया है, इसमें बताया गया है कि इफ़ के बाद हम कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद हम उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं जो उस कंडीशन को फुलफिल करती होती है। और अगर हमारे पास फिर दोबारा से कंडीशन है तो एलिफ का यूज़ करते हैं। हम एलिफ लिख के फिर कंडीशन लिखते हैं, फिर उसके स्टेटमेंट्स लिखते हैं। फिर एलिफ लिख के फिर कंडीशन लिखते हैं, फिर उसको फुलफिल करते हुए जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो लिखते हैं। और लास्ट में फाइनल जब सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो उस केस में एल्स के बाद हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे लास्ट में, वो हमारी स्टेटमेंट वर्क करेगी। इसमें इफ एलिफ का एग्जांपल लेके समझाया गया है। हम पानी का टेम्परेचर लेंगे और उसके बाद हम फिजिकल स्टेट बताएंगे। टेम्परेचर के लिए टेम्प नाम से वेरिएबल लिया है, उसमें हम इनपुट कराएंगे टेम्परेचर ऑफ द वाटर, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर वो टेम्परेचर हमारा 100 से ग्रेटर है तो हम ये कहेंगे कि वो गैसियस स्टेट में है वाटर। अगर उसका टेम्परेचर लेस देन 0 है तो हम कहेंगे कि वो सॉलिड स्टेट में है, अदरवाइज हम कहेंगे कि लिक्विड स्टेट में है। इस स्लाइड में हम नेस्टेड इफ को समझेंगे कि नेस्टेड इफ कैसे वर्क करता है। नेस्टेड इफ में हमारे पास क्या होता है कि इफ के अंदर एक कंडीशन होती है और फिर उसके बाद दोबारा से इफ स्टेटमेंट के अंदर फिर दोबारा से कंडीशन हो सकती है, और उसके बाद स्टेटमेंट होगी, एल्स के बाद स्टेटमेंट होगी, एलिफ लिखने के बाद फिर कंडीशन हो सकती है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट, एल्स, फिर स्टेटमेंट। इस तरीके से हो सकता है ये। या फिर ऐसे भी हो सकता था कि हमारे पास एक इफ कंडीशन है, उसके अंदर दूसरी इफ कंडीशन है, उसके बाद एल्स पार्ट है उसका, और फिर उसके बाद ये हमारे फर्स्ट वाले कंडीशन का एल्स पार्ट हो सकता था, और उसके बाद दोबारा से नेस्टेड इफ हो सकता था। इस स्लाइड में स्टोरिंग ऑफ कंडीशंस के बारे में बताया गया है। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंडीशंस होती हैं तो हम उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, और उसके बाद उस वेरिएबल को इफ कंडीशन के साथ यूज़ करके देख सकते हैं। इस स्लाइड में हम लूप्स के बारे में बात करेंगे। जो लूप स्टेटमेंट होती है हमारी दो तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं कंडीशनल लूप, जिसको हम वाइल लूप भी बोल देते हैं, और एक होता है हमारा काउंटिंग लूप जो कि हमारा फॉर लूप होता है। आगे जाने से पहले पहले हम रेंज फंक्शन को समझ लेते हैं। रेंज फंक्शन क्या होता है? जब हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं तो हम उसको ये स्पेसिफाई करते हैं कि वो कितनी बार काउंट करे, तो वो चीज़ हम रेंज फंक्शन के थ्रू बताते हैं इसको। रेंज फंक्शन के अंदर हम उसको लोअर लिमिट बताते हैं, कॉमा डाल के अपर लिमिट बताते हैं। इस स्लाइड में रेंज फंक्शन को एग्जांपल लेके समझाया गया है। जैसे कि रेंज के अंदर अगर हम 1, 10 का यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर जो जनरेट करेगा वैल्यूज़ वो हमारी 1 से लेके 9 तक करेगा। जो लास्ट वैल्यू होती है 10, उस
वो हमारी स्टॉपिंग वैल्यू होती है, तो उससे एक पहले ही ये रुक जाएगा। ऐसे ही अगर रेंज में 0,7 दिया गया है तो ये 0 से स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा सेम रहती है, जहाँ से बताया गया होता है वहीं से स्टार्ट करता है, और जो स्टॉपिंग वैल्यू होती है उसमें से एक कम करके, माइनस करके, फिर वहाँ पे रुक जाता है ये। इसमें जो डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू रहती है, स्टेप वैल्यू का मतलब होता है कि कितना इंक्रीमेंट करके अगली वैल्यू पे जाएगा, तो वो +1 रहती है। हमें इसको बताना नहीं पड़ता, पहले फर्स्ट वैल्यू पे जाता है, फिर उसके बाद +1 करके अगली वैल्यू पे जाता है, फिर +1 करके अगली वैल्यू पे जाता है। नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है रेंज का, जिसमें ये बताया गया है कि 1,10, इसका मतलब ये हुआ कि पहले 1 पे जाएगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि जो भी लास्ट वैल्यू होती है उससे एक कम तक हमारा ये फंक्शन काम करता है। रेंज फंक्शन के अंदर हमारे पास स्टेप वैल्यू का सिस्टम भी होता है। पहले हम उसको स्टार्ट वैल्यू बताते हैं, फिर स्टॉप वैल्यू बताते हैं, और उसके बाद स्टेप वैल्यू बताते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है स्टेप वैल्यू का, जैसे कि इसमें 1,10,2 बताया गया है, तो इसका मतलब 1 से 2 का इंक्रीमेंट लेगा 3 पे जाएगा, 3 से 2 का इंक्रीमेंट लेगा 5 पे जाएगा, 5 से 2 का इंक्रीमेंट लेगा 7 पे जाएगा, 7 से 2 का इंक्रीमेंट लेगा 9 पे जाएगा, और क्योंकि इसकी लास्ट वैल्यू स्टॉप वैल्यू 10 थी, तो ये 10 पे ना रुक के एक कम वैल्यू पे वो रुकेगा, तो ये 9 पे रुक जाएगा। तो इसकी जो वैल्यूज जनरेट होंगी वो हमारी 1 से लेके 9 तक होंगी, एक एक छोड़ के। ऐसे ही ये जो स्टेप वैल्यूज हैं, ये रिवर्स ऑर्डर के लिए भी वर्क करता है। तो हम 10 से लेके 0 तक का अगर हम लूप चलाएंगे, तो ये 1 पे ही, उससे पहले एक वैल्यू पे ही रुक जाएगा। 10 से स्टार्ट होगा और 1 पे रुक जाएगा। अगर हम रेंज के अंदर सिर्फ एक वैल्यू ही देंगे, तो ये इसको स्टॉपिंग वैल्यू मानेगा, स्टार्ट वैल्यू नहीं मानेगा। स्टार्ट हमेशा 0 से करेगा और उस वैल्यू से एक कम पे ये रुक जाएगा। जैसे कि रेंज 10 लिखेंगे तो ये 0 से लेके 9 तक जाएगा। इस स्लाइड में इन और नॉट इन का यूज़ दिखाया गया है। जैसे कि 5 अगर हम चेक करना चाहते हैं कि इस लिस्ट में है कि नहीं है, तो हम लिखेंगे 5 इन और स्क्वायर ब्रैकेट में उस पूरी लिस्ट को लिख देंगे। तो अगर वो 5 उस लिस्ट में एग्जिस्ट करता होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा हमें रिजल्ट में। अगर 5 उस लिस्ट में नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न होगा। एक हमारे पास स्ट्रिंग है, ए को हम चेक कर रहे हैं एप्पल के अंदर है कि नहीं है, तो वो चेक करके बताएगा कि ट्रू। ये ए जो अल्फ़ाबेट है वो हमारे एप्पल वाले वर्ड में एग्जिस्ट करता है। उसी तरह से नेशनल वर्ड जो है इंटरनेशनल वर्ड में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो ये उसको चेक करेगा पूरे वर्ड को कि वो उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है कि नहीं करता, और लास्ट में हमें रिजल्ट देगा ट्रू। इस स्लाइड में फॉर लूप के बारे में बताया गया है कि फॉर लूप का यूज़ हम आइटम्स को प्रोसेस करने के लिए भी कर सकते हैं, चाहे वो आइटम्स हमारी लिस्ट में हो, चाहे टपल में हो, चाहे डिक्शनरी में हो, या फिर कोई स्ट्रिंग हो। इसमें ये भी बताया गया है कि जो हमारा फॉर लूप होता है वो फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए वर्क करता है, चाहे वो 5 टाइम्स हो, चाहे 10 टाइम्स हो, या फिर n टाइम्स भी हो सकता है, जिसके लिए हम रेंज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इस स्लाइड में एक एग्जांपल लेके बताया गया है कि फॉर लूप लिस्ट के साथ कैसे यूज़ किया जाएगा। एक स्कूल नाम से हमने एक लिस्ट बनाई, स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, और उसके बाद हमने लिखा प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी। फिर हमने एक लूप चलाया और इन सभी आइटम्स जो भी हमने इसमें आइटम्स डली हुई हैं, इनको सबको हमने प्रिंट कराना है। तो हमने एक लूप चलाया फॉर एसएम इन स्कूल। तो ये जो एसएम वेरिएबल है, इसमें एक एक करके सभी वैल्यूज आएंगी। सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, वो प्रिंट होगी, फिर लूप चलेगा, अगली वैल्यू पे आएगा, अगली वैल्यू जो है वो हमारी पीजीटी प्रिंट होगी, उसके बाद टीजीटी प्रिंट होगी, उसके बाद पीआरटी प्रिंट होगी। ऐसे ही नीचे एग्जांपल दिया गया है फॉर लूप विद टपल के लिए। टपल में कोड के नाम से हमने टपल बनाया, जिसके अंदर हमने कुछ वैल्यू स्टोर की हैं। टपल हमें हमेशा राउंड ब्रैकेट्स में बनाया जाता है। फिर सेम वैसे ही हमने फॉर लूप चलाया, फॉर सी डी इन कोड प्रिंट सी डी। तो इससे क्या होगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि फॉर लूप हमारा स्ट्रिंग्स के साथ कैसे काम करता है।
फॉर सी एच इन प्लान प्रिंट सी एच। इसमें क्या होगा कि प्लान जो वर्ड है उसके लिए उसमें से सबसे पहला जो लेटर है वो पी है। पी जो है वो हमारा सी एच में आ जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। नीचे उसकी आउटपुट भी दिखाई गई है। पी पहले प्रिंट होगा, फिर उसके बाद एल प्रिंट होगा, अगली लाइन में ए प्रिंट होगा, अगली लाइन में एन प्रिंट होगा। तो इस प्रकार हमारा स्ट्रिंग को भी हम यूज़ कर सकते हैं लूप के साथ। इस स्लाइड में हम देखेंगे किस प्रकार हम फॉर के साथ रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं। फॉर आई इन रेंज 1,101, इसका मतलब ये हो गया कि 1 से लूप स्टार्ट होगा और 100 तक चलेगा। प्रिंट में हमने आई को प्रिंट किया हुआ है। ये जो आई होता है ये एक प्रकार का काउंटर होता है जो गिनने का काम करता है। उसी के अंदर हमारी वैल्यूज जो है वो एक 1 बाय 1 इंक्रीज होती हैं। सबसे पहले उसमें 1 होगा स्टोर, फिर उसके बाद एंड में हमने लिखा हुआ है एंड इज इक्वल्स टू \t। इसका मतलब होता है कि थोड़ा गैप देगा कंप्यूटर 1 लिखने के बाद, फिर 2 प्रिंट करेगा, लाइन चेंज नहीं करेगा। अगर यहाँ पे \n होता तो वो लाइन चेंज करता, अब ये \t है तो वो थोड़ा गैप देगा विदाउट चेंजिंग द लाइन। \t जो होता है वो टैब के लिए यूज़ किया जाता है। इस स्लाइड में वाइल लूप के बारे में बताया गया है। वाइल लूप जो होता है वो हमारा एक प्रकार का कंडीशनल लूप होता है जो कि तब तक चलता है जब तक हमारी कंडीशन जो है ट्रू रहती है। ये जो होता है इसको हम एंट्री कंट्रोल लूप भी बोल देते हैं। ये सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तभी हमारा लूप चलना शुरू होता है। वाइल लूप जो होता है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जैसे इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, बॉडी ऑफ द लूप एंड अपडेट स्टेटमेंट। इसमें ये 4 चीज़ें होती हैं। अगर हम ये 4 चीज़ें डाल देते हैं तो हमारा वाइल लूप बन जाता है। एक बार वाइल लूप के एलिमेंट्स को हम देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि वेरिएबल को एक स्टार्टिंग में एक वैल्यू देना। फिर उसके बाद हम वाइल लूप के अंदर टेस्ट कंडीशन को लिखते हैं। टेस्ट कंडीशन वो ये चेक की जाती है कि वो कंडीशन अगर ट्रू है तभी वो लूप के अंदर जाता है और लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज वो नहीं करता है। तो टेस्ट कंडीशन हम बताते हैं। उसके बाद बॉडी ऑफ द लूप होता है। बॉडी ऑफ द लूप में हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं जो हम रिपीट करवाना चाहते हैं, वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं। अपडेट स्टेटमेंट में हम बताते हैं कि जी वो जो हमारी इनिशियल वैल्यू हमने जो दी है उसमें कितना इंक्रीज किया जाएगा या फिर डिक्रीज किया जाएगा लूप को आगे चलाने के लिए। या हम ये कह सकते हैं कि जब तक टेस्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती तब तक चलने के लिए। यहाँ पे एक सिंपल वाइल लूप का एग्जांपल दिया गया है जिसमें हमने i की वैल्यू 1 से स्टार्ट किया है और i हमने कंडीशन चेक की है कि i की वैल्यू जब तक लूप चले जब तक हमारी i की वैल्यू <= 10 है। और फिर प्रिंट क्या करे, i की वैल्यू को प्रिंट करे। i += 1 का मतलब है i में एक एक करके इंक्रीमेंट करे। ये हमारी अपडेट स्टेटमेंट है। जो हमने i = 1 लिखी दी है हमारी इनिशियलाइज करने की स्टेटमेंट है। वाइल i <= 10 लिखा है हमने, ये हमारी कंडीशन स्टेटमेंट है। स्टॉपिंग कंडीशन हम इसमें बता रहे हैं कि कहाँ पे जाके रुकेगा ये। और प्रिंट i ये हमारी लूप के अंदर की बॉडी स्टेटमेंट है। अब हम देखते हैं जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट्स में हमारे पास एक होती है ब्रेक स्टेटमेंट और एक होती है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी लूप को बीच में रोकना चाहते हैं, तब हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। और कंटिन्यू स्टेटमेंट तब यूज़ करते हैं जब हम कोई चीज़ बीच में से स्किप करना चाहते हैं, छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहते हैं, तब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इस स्लाइड में हमने ब्रेक का एग्जांपल लिया है। जैसे हमने फॉर लूप चलाया है और हमने कंडीशन दी है एक कि जैसे ही वो जो हमारा काउंटर है वो 6 से डिविजिबल हो जाए और रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए तो ये रुक जाए, नहीं तो फिर वो प्रिंट स्टेटमेंट हमने आई लिखी हुई है लूप के अंदर, लूप की बॉडी के अंदर, तो ये क्या करेगा कि लूप हमारा चलेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि फॉर लूप से हमने चलाया इसको तो हमें इसको इंक्रीज या डिक्रीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लूप ऑटोमेटिकली चलेगा और लास्ट में लूप ओवर का भी मैसेज आएगा, लेकिन ये 6 पे जाके रुक जाएगा। जैसे ही ये 6 मैच होगी इसकी वैल्यू तो ये ब्रेक करके रुक जाएगा। ये 6th वैल्यू को भी प्रिंट नहीं करेगा, उसी पे ही रुक जाएगा। अदरवाइज अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दी होती और कंडीशन नहीं दी होती तो ये जो लूप है वो 1 से लेके 20 तक पूरा चलता, अदरवाइज इसमें अब ये रुक जाएगा हमारा।
इसमें कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का एग्जांपल दिया गया है। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट में अगर हम ब्रेक की जगह पे कंटिन्यू लिख देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो है बीच में 6 जो है वो स्किप हो जाएगा। 1 से लेके 19 तक सारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे, बीच में 6 नहीं होगा। इस स्लाइड में ये बताया गया है कि जिस प्रकार हम इफ के साथ एल स्टेटमेंट का यूज़ करते थे, उसी तरह से हम लूप के साथ भी एल स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। लूप के साथ एल स्टेटमेंट जब हम यूज़ करते हैं तो अगर हम ब्रेक का यूज़ करते हैं तब ये एल्स पार्ट काम नहीं करेगा। अदरवाइज जो है अगर हम कोई भी कंडीशन फेल होने पे, जैसे मान लो लास्ट में आपने एक लूप चलाया और कंडीशन हमारी लास्ट में फेल होगी, तो फेल होने के बाद एल्स वाली पार्ट वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर बीच में कहीं ब्रेक किया गया है तो वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। इस स्लाइड में एल्स का एग्जांपल वाइल के साथ लिया गया है और सेम वैसे ही देखिए कि वाइल के साथ हमने एल्स को यूज़ किया है, फॉर लूप के साथ भी एल्स को यूज़ कर सकते हैं हम। और इसमें कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, तो सबसे पहले वाइल स्टेटमेंट हमारी वाइल कंडीशन फुलफिल होगी और 1 से लेकर 10 तक लूप चलेगा और फिर एल्स वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी, लूप ओवर मैसेज भी प्रिंट होगा। इस स्लाइड में एल्स का एग्जांपल फॉर के साथ लिया गया है। हमने क्या करना है, सबसे पहले कुछ नाम स्टोर करने हैं नेम्स वेरिएबल में। हमने यूज़र से सिटी इनपुट करवाई। अब हम उस सिटी का जो कंपैरिजन है वो हम उस जो नाम हमने स्टोर किए हुए हैं उनके साथ हम करना चाहते हैं, तो फॉर लूप हम चला लेंगे। फॉर सी इन नेम्स लिखने से एक एक नाम, जैसे इलाहाबाद है वो हमारा पहले सी में आएगा, फिर सी का कंपैरिजन सिटी वाले वेरिएबल के अंदर जो नाम हम सर्च कर रहे हैं उससे किया जाएगा। अगर वो सिटी मिल जाती है तो सिटी फाउंड का मैसेज प्रिंट होगा, और अगर सिटी नहीं मिलती है, लूप ख़त्म हो जाता है और ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चल पाती है, तो नॉट फाउंड का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। हमारे कंप्यूटर में पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज गिवन है, तो अगर हम उस लाइब्रेरीज को अपने प्रोग्राम के साथ जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास इंपोर्ट स्टेटमेंट होती है। इस स्लाइड में रैंडम नंबर्स को कैसे जनरेट किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हम सबसे पहले अपने प्रोग्राम के साथ रैंडम लाइब्रेरी को कनेक्ट करेंगे। लाइब्रेरी को हम मॉड्यूल भी बोल सकते हैं। उसके लिए हम इंपोर्ट रैंडम लिखेंगे पहले प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन में। उसके बाद अपने प्रोग्राम के अंदर जहाँ पे भी हम रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं तो हम एक वेरिएबल लेके उसमें रैंडम डॉट रैंडम इंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। रैंडम इंट फंक्शन जो होता है इसमें हम उसको स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू बताते हैं, एक्स कॉमा वाई। ये उस रेंज के बीच की वैल्यू को जनरेट करके देगा हमें। हम एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं रैंडम डॉट रैंडम इंट ब्रैकेट में 1 कॉमा 10, तो ये 1 से लेकर 10 के बीच की कोई वैल्यू जनरेट करके हमें देगा। ऑटोमेटिक होगी, वो कोई भी हो सकती है, रैंडम हो सकती है। इस स्लाइड में एक प्रोग्राम दिया गया है जो कि स्ट्रिंग को रीड करेगा और फिर बाद में उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। ऐसा करने के लिए पहले हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया जिसमें हमने वो नाम इनपुट करवाया। फिर हमने उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए हमने क्या किया, उसकी पहले लेंथ को एक लेंथ वेरिएबल में स्टोर करा लिया। फिर हमने एक लूप चलाया सी एच इन रेंज और -1 तक का लूप चलाया, और लेंथ जो ली है हमने माइनस लेंथ -1 ये हमने ली है। ये रिवर्स ऑर्डर में लूप चलेगा और जो इंडेक्स वैल्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। और -1 जो है हमने दिया, इसकी स्टेप वैल्यू दी है ताकि ये एक एक करके पीछे से आगे की तरफ आए। फिर हमने प्रिंट स्ट्रिंग 1 जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग स्टोर कराई थी और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सी एच लिख दिया। सी एच हमारा जो है ये काउंटर का काम करेगा, और रेंज जो फंक्शन होता है ये नंबर्स जनरेट करके देगा इसको। पीछे से आगे की तरफ लूप चलेगा रिवर्स ऑर्डर में।
स्ट्रिंग का हमने बात की थी कि जो स्ट्रिंग होती है हमारे, उसमें इंडेक्स नंबर हमारे 0 से भी स्टार्ट होते हैं, और जब स्ट्रिंग खत्म हो जाती है तो पीछे से रिवर्स ऑर्डर में भी हमारे स्टार्ट होते हैं। इसमें रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करने का ये लॉजिक दिया गया है। इसमें जैसे कर्ण नाम से एक स्ट्रिंग डाली है और रिवर्स ऑर्डर में NARAK, इस तरह से ये प्रिंट हो जाएगा। इस स्लाइड में एक प्रोग्राम दिया गया है जिसमें जो भी हम स्ट्रिंग इनपुट करेंगे, जैसे हमने कोई नाम इनपुट कराया अमित कुमार, तो ये उसकी जो आउटपुट में हमें प्रिंट करके देगा A.K. इनिशियल्स प्रिंट करके देगा, उसका शॉर्ट फॉर्म प्रिंट करके देगा। उसके लिए हमने क्या किया है, हमने स्ट्रिंग पहले इनपुट करवा ली है, उसके बाद हमने उसका जो ज़ीरो कैरेक्टर है, यानी कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो हमने उसको प्रिंट करा दिया। उसके बाद हमने डॉट प्रिंट करा दिया है। फिर उसके बाद हमने एक लूप चलाया है और हमने चेक किया है कि कहीं पे हमारे पास स्पेस तो नहीं है बीच में। जहाँ पे भी स्पेस आएगा तो उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है स्पेस के बाद वाला, ये उसको प्रिंट करेगा और डॉट प्रिंट करेगा। तो इस प्रकार से ये इनिशियल्स प्रिंट करके देगा हमें किसी भी नाम के। इस स्लाइड में हम स्ट्रिंग ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे दो वर्ड्स हैं हमारे पास, तो उसके बीच में हम प्लस साइन का यूज़ करके दोनों वर्ड्स को इकट्ठा कर सकते हैं। इसको हम कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। और एक ऑपरेटर है हमारे पास जो रेप्लिकेशन का काम करता है। अगर हमने कोई वर्ड बार बार रिपीट कराना है तो हम उसमें स्टार लगा के और जितनी बार रिपीट कराना है वो हम नंबर लिख देंगे, तो वो आउटपुट में वही वाला जो वर्ड है उतनी बार रिपीट होके प्रिंट हो जाएगा। इस स्लाइड में मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में बताया गया है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स हमारे दो होते हैं, जैसे कि इन और नॉट इन। और ये करेक्टर की प्रेजेंस को चेक करते हैं उस स्ट्रिंग के अंदर। जैसे कि इसमें ए करेक्टर को सर्च किया गया है पाइथन के अंदर, तो ये रिज़ल्ट देगा फॉल्स। ए को जब हम सर्च करेंगे जावा के अंदर तो ये रिज़ल्ट देगा ट्रू। ऐसे ही हम कुछ अल्फ़ाबेट्स के ग्रुप को, स्ट्रिंग को भी हम सर्च कर सकते हैं किसी दूसरी स्ट्रिंग के अंदर। जैसे पर को चेक किया गया है ऑपरेटर के अंदर, तो जो अवेलेबल है तो इस वजह से ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसे ही मैन को सर्च किया गया है मेंबरशिप के अंदर, ये नहीं है अवेलेबल तो इसलिए फॉल्स रिटर्न करेगा। हमने कैपिटल में मैन लिखा है, उसको हम सर्च कर रहे हैं मैनिपुलेशन के अंदर, जो कि नहीं मिलेगा एम कैपिटल, तो इस वजह से इसको फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसे ही हमारे पास प्री को सर्च कर रहे हैं हम प्रेजेंस के अंदर, और प्री को नॉट इन से सर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो उसमें चेक करेगा कि प्री इसमें है नहीं है, तो ये नहीं है, इस वजह से ये ट्रू हो जाएगा। इस स्लाइड में कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये हमारे स्ट्रिंग के ऊपर भी काम करेंगे। कैसे कंपैरिजन किया जाएगा, फर्स्ट लेटर को फर्स्ट के साथ कंपेयर किया जाएगा, अगर वो मैच हो जाता है तो फिर आगे वो नेक्स्ट टू लेटर्स को कंपेयर करेगा। नीचे एग्जांपल दिया गया है, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 दोनों बराबर हैं। स्ट्रिंग 1 में हमारे पास प्रोग्राम है और स्ट्रिंग 2 में हमारे पास पाइथन है, तो ये बराबर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। हमने कहा स्ट्रिंग 1 नॉट इक्वल्स टू स्ट्रिंग 2, ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि वो इक्वल नहीं है। ऐसे ही स्ट्रिंग 2 को हमने चेक किया कि वो पाइथन के बराबर है, जो कि है, तो इसलिए ट्रू रिटर्न करेगा। हमने कहा स्ट्रिंग 2 इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग 3। अब देखिए इसमें p स्मॉल लेटर में है और इसमें p कैपिटल लेटर्स में। कैपिटल लेटर्स की जो इसकी वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा छोटी होती हैं, और कैपिटल लेटर्स की छोटी होती है, और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनकी एसकाई वैल्यूज़ जो होती हैं वो बड़ी होती हैं। तो अगर हम चेक कर रहे हैं कि जी p हमारा इसमें हम देखेंगे तो ये हमेशा ही बड़ा रहेगा क्योंकि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की बड़ी होती है एसकाई वैल्यूज़। तो ये इसमें हमने ग्रेटर देन साइन लगाया हुआ है कि स्ट्रिंग 2 ग्रेटर है स्ट्रिंग 3 से, तो ये हमेशा ग्रेटर ही मानेगा उसको ट्रू। और अगर हम इसमें स्ट्रिंग 3 को कंपेयर करेंगे स्ट्रिंग 1 से, स्ट्रिंग 3 ये है हमारे पास, और वो हमेशा लेस होगा किससे, प्रोग्राम से, क्योंकि ये पी को पहले फर्स्ट पी जो दोनों हैं उनको ही कंपेयर करेगा, आगे तो बाद में जाएगा। जब पहले ही उसको यहाँ पे पता लग जाएगा कि ये वाला जो पी है ये हमारा स्मॉल है और ये वाला पी हमारा कैपिटल है, जो स्मॉल पी है वो हमारा उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो फिर
उस केस में यहाँ पे ये ट्रू अपीयर होगा और यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा इसी वजह से। इस स्लाइड में ये बताया गया है कि किस प्रकार हम ऑर्डिनल वैल्यू पता कर सकते हैं। ऑर्डिनल वैल्यू का मतलब ये हो गया जैसे ए के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है, तो वो अगर हम पता करना चाहते हैं तो ORD लिख के ब्रैकेट में हम उस कैरेक्टर का अल्फ़ाबेट लिखेंगे, उससे हमें आउटपुट में उसकी एसकाई वैल्यू का पता लग जाएगा, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एसकाई वैल्यू बनेगी। ये एसकाई वैल्यू ऐसे बाइनरी में होती है, यहाँ पे हम उसकी न्यूमेरिक वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए इसको ऑर्डिनल वैल्यू कहते हैं। अगर हम किसी की कैरेक्टर वैल्यू देखना चाहते हैं किसी नंबर की, तो हम CHR फंक्शन का यूज़ करेंगे और CHR फंक्शन के अंदर हमारे पास हम 66 लिखेंगे तो हमारी जो आउटपुट है वो B हमें मिलेगी। इस स्लाइड में हम स्लाइसिंग देख लेते हैं कि स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कैसे की जाती है। हमने स्ट्रिंग 1 में वंडरफुल एक वर्ड स्टोर कर लिया है। जब हम उसको 0:6 करके देखेंगे तो वो वंडर को प्रिंट करेगा, क्योंकि 0 से लेके वो 5 तक कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद 0:3 करेंगे तो फर्स्ट 3 लेटर्स को ही प्रिंट करेगा। 0 1 2 तक लूप चलेगा हमारा, और जब हम उसको 3 से लेके 6 तक कहेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रिंट हो जाएगा। अगर हम उसको -3 -1 -3 देंगे तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि जब हम उसको रिवर्स में चलाते हैं तो हमें उसकी स्टेप वैल्यू भी बतानी पड़ती है। अगर हम स्टेप वैल्यू नहीं देंगे तो वो कुछ प्रिंट नहीं करेगा। अगर जैसे हमने इसमें कहा -3 से -1 चले तो -3 से -1 वो इजीली चला जाएगा और हमारी वैल्यू FU प्रिंट कर देगा। तो ये हमारी स्लाइसिंग बताई गई है। स्लाइसिंग हम स्ट्रिंग का नाम लिख के स्क्वायर ब्रैकेट लगा के और हम फर्स्ट वैल्यू कॉलन डाल के सेकेंड वैल्यू लिखते हैं तो हमारी स्लाइसिंग हो जाती है। कुछ एग्जांपल्स और भी दिए गए हैं इसमें, वो आप देख सकते हैं। इसमें स्ट्रिंग स्लाइसिंग के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए गए हैं। जैसे अगर हम स्ट्रिंग को प्रिंट कराते वक्त :n लिखें और फिर साथ में जोड़ के स्ट्रिंग n कॉलन लिख दें तो इससे हमारी पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। नीचे ये बताया गया है कि अगर मान लो हम स्ट्रिंग के अंदर जो इंडेक्स वैल्यूज़ हैं, अगर हम उससे बाहर की कोई वैल्यू को हम प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो दैट विल गिव एन एरर। और अगर हम उसमें भी अगर रेंज बताएं कि 10 से लेके 15 को प्रिंट करते जो कि है ही नहीं, तो उस केस में ये एम्प्टी स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। इस स्लाइड में स्ट्रिंग के मैनिपुलेशन फंक्शंस के बारे में बताया गया है कि अगर हम कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं उसके बाद डॉट डाल के कैपिटलाइज लिख देते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। अगर हम स्ट्रिंग डॉट फाइंड फंक्शन का कैसे यूज़ करेंगे वो इसमें दिखाया गया है। str डॉट फाइंड लिख के और जो वर्ड हम सर्च करना चाहते हैं वो हम लिख देंगे, तो उस स्ट्रिंग में उस पर्टिकुलर वर्ड को कहाँ से स्टार्ट किया गया है, कौन सी इंडेक्स वैल्यू से, वो हमें बता देगा। जैसे 0 से स्टार्ट किया गया है तो 0 बता देगा। अगर हम उसमें फाइंड करते वक्त उसको अगर बता देते हैं कि कौन से कैरेक्टर से स्टार्ट करना है सर्च करना, तो वो भी हम बता सकते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर इज AL num ये फंक्शन क्या काम करता है, ये चेक करता है कि ये स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं कि नहीं है। तो ये चेक करके बताएगा हमें कि जैसे हेलो वर्ड के अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर भी हैं, इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। इस अल्फ़ा जो फंक्शन होता है स्ट्रिंग का, वो ये चेक करेगा कि उसमें अल्फ़ाबेट्स हैं कि नहीं है। अगर अल्फ़ाबेट्स हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर उसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर भी हैं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इस डिजिट जो है वो चेक करेगा कि वहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास डिजिट्स हैं कि नहीं है। अगर डिजिट है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर डिजिट नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। इस लोअर ये चेक करेगा कि स्ट्रिंग जो है वो हमारी लोअर केस में है कि नहीं है। अगर वो लोअर केस में है, जहाँ पे भी इज आएगा तो वो चेक करके ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हमें रिजल्ट देगा। इस स्लाइड में जो स्ट्रिंग फंक्शन है इस स्पेस का यूज़ किया गया है। इस स्पेस से ये चेक कर पाएगा कि हमारी स्ट्रिंग के अंदर स्पेस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है।
इसी तरह से इज अपर फंक्शन ये चेक कर पाएगा कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो अपर केस में है कि नहीं है। लोअर फंक्शन स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, अपर फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। इस स्लाइड में एलस्ट्रिप फंक्शन के बारे में बताया गया है। एलस्ट्रिप फंक्शन क्या करेगा, हमारे जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनको रिमूव कर देगा। अगर हम उसको कोई वर्ड देंगे तो उस वर्ड को रिमूव करने के बाद जो हमारी स्ट्रिंग बचेगी उसको रिटर्न करेगा। ऐसे ही आर स्ट्रिप फंक्शन जो होता है वो भी हमारा राइट हैंड साइड से काम करता है। ये लेफ्ट हैंड साइड से काम करता है एल स्ट्रिप, और आर स्ट्रिप जो है वो राइट हैंड साइड के करेक्टर्स को रिमूव करके रिमेनिंग स्ट्रिंग को हमें रिटर्न करेगा।